अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे से मैं हूं हसीब अमान। आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब में जो किरदार है, जो वुकला का किरदार है, जो पीपल्स पार्टी के जो वुकला हैं वो किस तरह से देख रहे हैं जनूबी पंजाब को। जनूबी पंजाब में बड़ी मार्जिन से जो है पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता इलेक्शन भी जीता है। और इसके साथ साथ अगर पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में खासी अच्छी सीट्स और उसके साथ साथ बड़े ओहदे भी पीपल्स पार्टी के पास हैं। हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा इनके पास है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में रहते हुए अवाम के लिए क्या करना चाह रही है, इन तमाम तर सवालात और इनके जवाबात के हवाले से स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब के सदर शेख गयासुल हक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया मच। आपके वक्त का। सर आपको बुलाने का बेसिक पर्पस ये भी है कि आप बतौर वकील किस तरह से देख रहे हैं पीपल्स पार्टी को, उसके किरदार को, और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं इस वक्त अवाम के लिए जो बने हुए मसाइल, क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा है। तो आप लोग क्या जो इंतजामात करें, क्या इकदामात करें अवाम को रिलीफ देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि सर आपने यहाँ पे मुझे दावत दी और मैं आपसे इंटरेक्शन में और आवाम से इंटरेक्शन में इस हवाले से आया। तो सबसे पहले बतौर वकील आपने मुझसे बात की, तो देखें, पाकिस्तान का जो क़याम है वो भी एक वकील के हाथों हुआ। पाकिस्तान का ख्वाब भी एक वकील ने देखा और पाकिस्तान को बनाया तो कायदे आज़म ने है, लेकिन पाकिस्तान को सजाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। वो भी आपको पता है कि वकील थे, बैरिस्टर थे। पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं, मोस्टली आपकी मुल्तान भी, बहावलपुर भी और बहुत से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के स्टील मिल्स, ये पाकिस्तान को सजाया। एक खाली मकान था, उस खाली मकान को बेहतरीन खूबसूरती से अगर सजाया तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब मकान हमने बना लिया, अब मकान को महफूज कैसे करना था और इस मकान को पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाना कैसे था, तो वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को महफूज रखने की खातिर जो पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दिया, जिसकी वजह से आज तक कोई दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। नहीं तो आप यकीन जाने कि अगर आज हमारे पास एटमी बम ना होता और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी बीबी अपने ओवरकोट में छुपा के लाई थी बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, तो वो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होती तो हमारा हमसाया मुल्क हमें खा जाता। और इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में 1956 के आइन 1968 में सस्पेंड कर दिया और एबडो आ गया और उसमें जमहूरियत के लिए मुतवत्तर जो काविशें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1956 के आइन के बाद 1973 में पाकिस्तान को एक आइन दिया, जिसके तहत आज हमारे जो मुखालिफ हैं या हमारे मुताबिक हैं, तमाम दुनिया आइन पाकिस्तान की बात करती है और आइन पाकिस्तान ने तमाम इकाइयों को यकजा रखा हुआ है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का किरदार है, आप माशाल्लाह साफ़ी हैं और आप अहले इल्म हैं। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसने पाकिस्तान को वो मंसूबे दिए, वो ताकत दी जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थी। सर ये तो किरदार हो गया और ये बेसिक बात हो गई जो पीपल्स पार्टी ने शुरू में किरदार अदा किया और डेफिनेटली। उसके बाद आईने पाकिस्तान तश्कील दे दिया गया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसको अगर मोल्ड करते हुए अभी 2024 में ले आए, 2024 में और गुज़िश्ता 2-3 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। पीडीएम बनी और उसके बाद नई मुश्तरका एक हुकूमत भी कायम हुई इलेक्शन के बाद, उसमें भी पीपल्स पार्टी ही सर-ए-फ़हरिस्त है। तरमीम भी हो रही है आइन की। उसके अलावा अगर इस आइनी तरमीम की बात करें जो गुज़िश्ता दिनों में हुई है, इसमें अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की गई, इसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आया। देखिए, गुज़ारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक कलीदी किरदार अदा किया है और आपका कहना मैं इस हद तक डिसएग्री करूँगा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। ऑल्दो हमारे पास आईनी ओहदे मौजूद हैं। आपने देखा कि 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान के पास वो अख्तियार नहीं जो सदर पाकिस्तान ज़रदारी साहब ने खुद अपने हाथों से
اپنا وہ 58(2)B کا جو اختیار تھا وہ پارلیمنٹ کو انہوں نے تفویض کر دیا۔ اسی طرح جو ہمارے گورنر ہیں، وہ گورنر بھی 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر اختیارات چیف منسٹر کے پاس ہیں، اور اسی طرح سینٹر میں آپ فیڈریشن میں دیکھیں گے تمام تر اختیارات آپ کے وزیر اعظم پاکستان جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا۔ تو اس انداز میں ہم اس طرح تو اس میں شامل نہیں ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کا ریولوشن لا سکیں، انقلابی لیکن اس کے باوجود ہمارا جہاں تک کردار ہے کہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی پاکستان کا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو نظام انصاف ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں انصاف بر وقت مل رہا ہے، کیا ہمیں انصاف اس انداز میں مل رہا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب نہیں تھا۔ افتخار چودھری کی جو رجیم تھی اور جو افتخار چودھری کے بعد یہ ججز کا سلسلہ ہے جو انہی کی ٹیم بیٹھی تھی اور بیٹھی ہے ابھی بہت ساری جگہوں پہ، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک جوڈیشل ایکٹیویزم آ گیا۔ پہلے ایک الیکٹڈ حکومت کو، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو 58(2)B کے بعد کے ذریعے نکال دیا جاتا تھا، پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے تھے، پریزیڈنٹ نکال دیتا تھا۔ اب وہ تمام اختیار انہوں نے جوڈیشری نے ڈیرائیو کر لیا تھا کہ جوڈیشری ہر چیز میں انٹرفیئر کر رہی ہے، اور دو آپ نے دیکھا کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر سید یوسف گیلانی اور نواز شریف صاحب کو ایسے ایلیگیشن میں باہر چلتا کیا کہ نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 اکثریت تھی۔ سید یوسف گیلانی صاحب اپنے ٹائم کے انتہائی پاپولر پرائم منسٹر تھے۔ سر یہ باتیں تو ہو گئی جو آئینی طور آئینی پر ترمیم کی کردار طرف پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا۔ ہمارا پوچھنے کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں صرف عدلیہ کی بات ہو رہی ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ عوام کے بہت سارے مسائل ہیں اس وقت، اگر کاروباری بندہ دیکھ لیں، آپ کسی جاب پرسن کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو متوسط طبقہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑی تعداد میں متوسط طبقہ موجود ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں۔ ان کے لیے پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا 1970 سے چلتا آ رہا ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ۔ اب وہ 55 سال یا 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ملتان ہے یا پاکستان ہے اس کی تمام تر عوام اسی دورائے پہ کھڑی ہے جہاں پر 50 سال پہلے کھڑی تھی۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل وزڈم دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ انہوں نے جو نعرہ 1970 میں لگایا تھا آج بھی اس کی ضرورت ہے، آج بھی لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے، کسان خوشحال ہوا ہے، غریب آدمی خوشحال ہوا ہے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 100% بڑھی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا یہ آپ دیکھیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروگرام ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ جو اس سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ ہم نے تو irrespective anything affiliation of any party، ہم نے اس کو جو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام تھا اس کو کامیابی سے نہ صرف چلایا بلکہ آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی لوگ بے نظیر بھٹو کو دعائیں دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع ملا، انہوں نے ہمیشہ غریب کا نعرہ لگایا، غریب عوام کا نعرہ لگایا۔ اب جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نعرہ لگایا کہ سندھ میں ہم غریبوں کو، ہاریوں کو، کسانوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہاں پہ۔ آپ سندھ میں دیکھیں گے کہ عام غریب لوگوں کے لیے اس سے ایشیا لیول کے ہاسپٹل اویلیبل ہیں۔ آپ کے دیکھیں جگر کی پیوند کاری جو سکسیسفلی اگر کہیں نہیں ہو رہی وہ سندھ میں ہو رہی ہے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک پوائنٹ بھی یہ بھی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے سندھ کے اندر، ابھی بھی وہاں پر ترقیاتی کاموں کی ضرورت ہے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں وہاں پر۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں، اگر آپ نے بات کی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس آئینی عہدے ہیں، سر یہ آئینی عہدے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر عوام کو ریلیف دینا مقصد نہیں ہے یا صرف آئینی عہدے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن جی یہ بات یہ ہے کہ آئینی عہدے ہم نے اپنی ایگزسٹنس رکھنی ہے، ہم نے اپنی ایک شناخت رکھنی ہے۔ آئینی عہدوں کے تحت ہم عوام کی خدمت اس انداز میں نہیں کر سکتے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن جس انداز میں ہمیں اختیار ملا ہے کہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم، اور آج جو اب دیکھیں جوڈیشل
जुडिशल सिस्टम, मैंने कहा मैं समझता हूँ तो कि जुडिशल टेररिस्ट बन गए थे कुछ जज, तो उनको वापस लाना, और जो क्योंकि तमाम अदारे पाकिस्तान के, तमाम जो सतून है पाकिस्तान के, वो आईन पाकिस्तान के मतहत हैं, आईन पाकिस्तान की तख्लीक है, तो आईन पाकिस्तान को जिसने बनाया वो है पार्लियामेंट, उसमें अमेंडमेंट का अख्तियार भी पार्लियामेंट को है, कोई आदमी उसके अख्तियारात को चैलेंज नहीं कर सकता। 26वीं तरमीम अब आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा बन चुकी है। आज पार्लियामेंट में एक बिल पेश हो रहा है जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो सर रही उसका बेसिकली मकसद क्या है, उससे मतलब उसकी जरूरत क्यों पेश आ है। रही मैं है? आपको बताता हूँ, देखें 1997 जब पाकिस्तान के लोगों की तादाद 14 करोड़ थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस थे, और उस वक्त पार्लियामेंटेरियन जो 214 थे। आज पार्लियामेंटेरियन 324-25 जैसे व्हाटएवर वो हैं। आज देखें कि सूबों में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी बढ़ चुकी है, कि पहले 1997 में तो हमारे पूरे पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो 104 थे, जी। आज 168 है। उसी हवाले से लिटिगेशन बढ़ रही है, 60,000 केसेस हमारे पेंडिंग हैं, और वो पेंडेंसी ख़त्म नहीं हो रही, बतदरीज बढ़ रही है, डेली केसेस आ रहे हैं, डेली केसेस उसमें शामिल हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि अगर 14 करोड़ अवाम के लिए 17 जजेस थे, तो आज 24 करोड़ अवाम के लिए तमाम अदारों में, तमाम जगहों पे, और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, वो 104 से 168 पे चला गया है। तो हम समझते हैं कि जो इंसाफ के तकाजे तब पूरे होंगे कि ये जजेस हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल हम बेंचेस अलहदा बना रहे सर हैं। इसमें तादाद कितनी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? और दूसरा ये भी बता दें, क्योंकि हाई कोर्ट्स के भी जो सैंक्शंस हैं जजेस की, वो भी काफ़ी पुरानी हैं, तो उसमें देखें जैसे लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त भी 24 के करीब जो जजेस हैं वो कम है, तो क्या हाई कोर्ट के हवाले से भी बात हो रही है या सिर्फ देखें सुप्रीम कोर्ट की? इस वक्त जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात हो रही है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ख्याल था कि हम 17 से 21 करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जो बिलावल साहब का विजडम है, उन्होंने कहा है कि हम इसको 25 करें। अच्छा सर, इसमें बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हमने सारी बातें पीपल्स पार्टी के हवाले से की हैं, थोड़ा सा ये बता दें बतौर सदर, जो पीपल्स लॉयर्स फोरम का जनूबी पंजाब में किरदार है, या कोई भी लॉयर्स फोरम है, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है और किरदार क्या होता है माशरे में? देखिए, पीपल्स लॉयर फोरम एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विंग है। हमने हमने इसमें ये देखना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं या कोई लीगल मैटर्स हैं, तो पार्टी हमें हमेशा ऑन बोर्ड लेती है। बिलावल और ये वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिन्होंने हमेशा वकला को रिस्पेक्ट दी है। पिछले दिनों मुझे बिलावल साहब ने बुलाया था, हमारे चारों सूबों के प्रेसिडेंट्स को बुलाया था, और आईनी तरमीम के हवाले से हमसे उन्होंने डिस्कशन की थी। हम हम बार का हिस्सा हैं, लेकिन हम अपने इवेंट्स करते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसको हम आगे लेके चलते हैं, और हम गवर्नमेंट जो भी, अगर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है या जो हमारी क़यादत है, उसको हम इर्रिस्पेक्टिव एनी एफिलिएशंस, जो अवाम के हक में बात होती है, जो आज की ज़रूरत है, उसके हवाले से हम उनको डेफिनेटली सजेशंस भी भेजते हैं, और इन राइटिंग सजेशंस भेजते हैं जो हमारी सीईसी की मीटिंग में कंसीडर की जाती हैं। तो हमारा जो एक ये लीगल सेल है, जो पूरे पाकिस्तान में हमारी एक लीगल विंग है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट। और आपने देखा कि पीपल्स लॉयर फोरम आपके जनूबी पंजाब में, बल्कि मैं समझता हूँ हमारा पीपल्स लॉयर फोरम जनूबी पंजाब का पूरे पाकिस्तान में किसी को, हर एक को कम्पीट करता है। जितने मामलात हम करते हैं, जितने गवर्नमेंट के पे, और हम जो अवाम की बात करते हैं, आम आदमी की बात पीपल्स लॉयर फोरम करता है, तो ये और आपको किसी पार्टी में ये चीज़ें नज़र नहीं सर आएंगी। बुनियादी मकसद भी बता दिया गया, आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हैं, वो भी सबके सामने हैं। बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो वकला हैं पीपल्स लॉयर्स फोरम के, जिस तरह पीटीआई के कोई वकील हैं या नून लीग के कोई वकील हैं, उनको भी ओब्लाइजमेंट मिलती है, या पीएलएफ को भी मिलती है ओब्लाइजमेंट, जब हुकूमत आती है तो उनको सरकारी ओहदे भी दिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये इतने एक्टिव होने के बावजूद
वकालत में तो सियासी तौर पर सरगर्म है, लेकिन क्या इनको ओहदे कब दिए जाएंगे? एमपी एमएनएस की जब टिकट्स दी जाती हैं, अब उनकी बारी आती है, जब इलेक्शन की बारी आती है, तो वकला को पसे पुश डाल दिया जाता है, ये आपकी बात ठीक है, और पीपल्स पार्टी जो है दूसरे लोगों को टिकट्स दे रही ये होती है। आपकी बात ठीक है, क्योंकि बात ये है कि आज का दौर है इलेक्टेबल्स का दौर है। तो हम भी इस बात पे इतना डिससेटिस्फाइड नहीं है। हम समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में जाती है तो मैक्सिमम उनका टारगेट ये होता है कि हम इलेक्शन से मैक्सिमम सीट्स लें, ताकि हम गवर्नमेंट बना सकें या गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकें। तो इस तरह यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी वकला को उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। आप देखें रज़ा रब्बानी साहब हैं, आप देखें फारूका चिनैक साहब हैं, लतीफ़ कोसे को हमने क्या नहीं दिया। तो इस तरह जो बड़े-बड़े हमारे वकला हैं, तो उन्हें हमेशा ओबलाइज भी किया जाता है। और सैयद यूसुफ गिलानी साहब ने हमेशा मुल्तान के हवाले से, जनूबी पंजाब के हवाले से वकला को बहुत अकोमोडेट किया है। जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई सर, थी, गिलानी साहब का जिक्र आ गया यहाँ पर। गिलानी साहब ने मुल्तान से क्लीन स्वीप किया है, अपने बेटों के साथ तमाम सीटें जीती, सीट छोड़ी, दोबारा बेटे ने इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गए, खुद चेयरमैन सेनेट बन गए। मुल्तान की आवाम को इसके समरात अभी तक नजर नहीं आ रहे। देखिए मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि देखें हमारी जो हमारा एग्रीमेंट था शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल साहब के सिग्नेचर से, जो हमारा एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट के मुताबिक हमें नून उसमें डेविएट कर गई है। और ख़ुसूसी तौर पर नवाज शरीफ साहब की हदायत पे मरीम नवाज शरीफ साहबा जो सीएम है हमारी, वो उसमें डेविएशन उनकी हो गई है। पहले हमें उन्होंने एहसास शराकत दिलवाया था और हमारे सीपीओ ने हमसे 5-5 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से मांगे थे और वो उनके साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई। लेकिन अब उनका कहना है ये है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनें, आप मिनिस्ट्रीज़ लें, आप मिनिस्टर बनेंगे तो हम आपको आगे अकोमोडेट किया जाएगा। अब जब हमें बाकायदा तौर पे अकोमोडेट ही कहीं नहीं किया जा रहा है, इवन कि ना हमें फेडरेशन में अकोमोडेट किया जा रहा है, ना हमें पंजाब में अकोमोडेट किया जा रहा है, बल्कि हमारी वजह से वो अपने लोगों को भी, आपने देखा कि नून वाले हमसे ज़्यादा चीखें मार रहे हैं, क्योंकि हम तो चलें, हम तो एक अलाइज़ है ना, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं, जिनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में, फेडरेशन में, और ताकतवर हैं वो लोग, उनका कोई आदमी अकोमोडेट नहीं हुआ। आप देखें कि मुल्तान में कौन-सा मुस्लिम लीग नून का बंदा अकोमोडेट हुआ? नॉट एट ऑल। सर, वही पीटीआई के एंडिंग की दौर तरफ पर चल रहे जाते हैं। हुए मेरा सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत किया हुआ है, जी। मिसाक जमहूरियत के लिए क्या आवाम की कुर्बानी दी जा रही है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मिसाक जमहूरियत जो बुनियादी फ़लसफ़ा था, वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था और उसमें नवाज़ शरीफ साहब के अलावा आपके लिए शायद नई बात हो कि इमरान खान भी उसमें सिग्नेटरी थे और लेटर ऑन किसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें शामिल हो गए। जी। तो पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने एक मिसाक जमहूरियत दिया था, जिसमें आईनी तरमीम भी थी और जुडिशल साइड को इसको बेहतर करने का एक एक बात भी थी और अवाम दो टू पार्टी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था। और ये डेफिनेटली एक जो मार्शल लॉ के खिलाफ एक स्टोन था, तो और वो स्टोन है। तो ये आज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आज की जो 18वीं तरमीम है, आप देखें कि आप जो मज़दूर है, उसका काम अपने रिज़्क ढूँढता है मज़दूरी में। वकील अपनी मज़दूरी ढूँढता है किताबों से। आप अपनी मज़दूरी ढूँढते हैं, आप अपने शऊर से। तो हर आदमी का एक अपना-अपना एक स्फ़ीयर है, उसमें उसने चलना है। हम समझते हैं कि जो आपका जो सीओडी साइन हुआ है और उसका रिज़ल्ट आपने 18वीं तरमीम में देख लिया है कि कोई भी आज के दौर में कोई अपना अख्तियार बाप बेटे को नहीं देता। एक पीएन अपना अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है किसी को। और जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान 58(2)B का अपना जो अख्तियार था, उन्होंने अवाम को वापस कर दिया। अब जहाँ पे जमहूरी अदारे हैं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तमाम पूरी अवाम के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं। उन्हें इस बात का अदराक होना चाहिए। और देखें हमने जिस बात पे बिलावल साहब रेज़िस्ट करते हैं, वो हमेशा अवाम की बात होती है। आप देखें महंगाई की शरह में बहुत कमी आई है। जब पाकिस्तान इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के हवाले किया गया और आईनी ओहदे हमें दिए गए,
اس वक़्त लोगों का कहना ये था, और ख़ुसूसी तौर पे हमारे पीटीआई साहिबान को उनका कहना ये था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा चुका है और पाकिस्तान एक फ़ेल रियासत डिक्लेयर हो जाएगी। और जब फ़ेल रियासत डिक्लेयर हो जाती है, तो इन्हें अपने जहाज़ भी दूसरे मुल्कों में एयरपोर्ट्स में पैसे देंगे तो तेल डलेगा, नहीं तो नहीं डलेगा, वो फ़ेल रियासत है। तो अल्लाह ताला ने उस फ़ेल रियासत को बचाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विज़डम से, और मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है, उसमें तमाम जो शराकतदार हैं, उनके हवाले से पाकिस्तान को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लाया जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ स्टूडियोज़ में पीपल्स लायर्स फोरम जनूबी पंजाब के सदर शेख ग्यासुल हक साहब मौजूद थे। उन्होंने हुकूमती जो तरजीहात हैं उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत के साथ एफिलिएशन है उसके तमाम तर इक़दामात, पीपल्स पार्टी की काविशों को सराहते हुए उसके साथ साथ जो भी मसाइल हैं उन पर रोशनी डाली है। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान हसीब अवान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।